नमस्कार, 8 की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। भाजपा कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। रविवार देर रात इसके लिए दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी कल ही दिल्ली पहुंचे हैं। यूपी के बाकी प्रत्याशियों पर आज मंथन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में हैं। वे अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। आपको बता दें कि यूपी में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने को लेकर इस वक्त भाजपा बाकी पार्टियों से आगे चल रही है। जहां भाजपा अब तक 3 चरणों के सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं 5वें और 6ठे चरण के प्रत्याशियों को लेकर पार्टी आलाकमान की बैठक का दौर भी लगातार जारी है। आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन है। तो दिल्ली में आज दूसरे दिन की ये बैठक चल रही है, जहां सीएम योगी कल ही इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक दिल्ली में चल रही है, जहां प्रत्याशियों के नामों को लेकर आज भी मंथन किया जाएगा। तो आज दूसरा दिन है बैठक का और 5वें और 6ठे चरण की जो प्रत्याशियों की सूची है उस पर चर्चा की जा रही है। तमाम बाकी पार्टियों से आगे है इस मामले में बीजेपी, जहां पहले ही लगभग अपने 3 चरण के प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है और अब 5वें और 6ठे चरण के प्रत्याशियों के लिए भी चर्चा लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये जो अगले चरणों की जो चर्चा चल रही है प्रत्याशियों को लेकर, ये बैठक आज कितने बजे शुरू होगी और कुल कितने दिनों तक ये चर्चा चलने वाली है? आज दूसरा दिन है इसका। देखिए अनु, अगर बात करें तो कल शाम को 7 बजे से बैठक शुरू हुई थी, जिसमें अगर बात करें तो रात को 1 बजे तक ये बैठक चली। तकरीबन 6 घंटे ये बैठक चली थी, जिसमें 5वें, 6ठवें और 7वें फेज के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को लेकर के मंथन किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी लगातार अपने जितने भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है, उससे पहले वो बैठक करके लगातार मंथन कर रही है कि क्या वो उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। और जो इंटरनल सर्वे बीजेपी का है उसके आधार पर ही टिकट देने का काम किया जा रहा है। आज की अगर बात की जाए तो आज ये बैठक सुबह 11 बजे से बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे होगी, जिसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। वहीं अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष मौजूद होंगे। आज भी ये बैठक तकरीबन शाम को 6 से 7 बजे तक चलेगी, जिसमें 5वें, 6ठवें और 7वें फेज के जितने भी उम्मीदवार हैं सभी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। और फिर कल अगर बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें आज और कल जो नाम डिस्कस हो गए उनमें अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी लगातार एक ही चीज की मशक्कत कर रही है कि जिस भी उम्मीदवार को टिकट दिया जाए वो बेहतर चुनाव लड़े और सबसे कड़ा प्रतिद्वंदी हो और चुनाव जीत सके। उसकी एक ही रणनीति है कि चुनाव जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देना है और यही लिए कारण है कि दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी ये बैठक जारी रहेगी। सुबह 11 बजे बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में आज ये बैठक होगी। ठीक अविनाश, और जिस तरीके से हम ये भी जान रहे हैं कि बीजेपी लगातार इस क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए है और बाकी पार्टियों से आगे चल रही है, तो किस तरह से ये पूरी कार्यप्रणाली चल रही है बीजेपी की और कैसे ये बाकी पार्टियों से आगे निकलती जा रही है? क्या इसके पीछे भी किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी है कि पहले ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए जाएं? क्या इसे लेकर भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बीजेपी रणनीति बनाकर ही काम करती है। अगर आप देखें तो पिछले 6 महीनों से बीजेपी लगातार चुनाव की तैयारियां कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश में नजर डालें तो आप पिछले 6 महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके दौरे चल रहे हैं। नवंबर और दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के दौरे किए थे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। उसी कड़ी में अगर बात करें तो बीजेपी ने 3 इंटरनल सर्वे दिसंबर तक करा लिए थे और उस इंटरनल सर्वे में ये जानने की कोशिश की थी कि जो मौजूदा उम्मीदवार होंगे क्या वो चुनाव जीत सकते हैं, यानी कि जो मौजूदा उनके विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या अगर उनको दोबारा टिकट दिया जाता है तो क्या वो जीत सकते हैं चुनाव, और जो नहीं जीत सकते थे तो उनकी जगह पे कौन चुनाव जीत सकता है। तो ऐसे तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी ने पहले ही 3 इंटरनल सर्वे करवा लिए थे और उसी इंटरनल सर्वे के आधार पे अब टिकट का वितरण काम किया जा रहा है और लगातार अभी भी मंथन जारी है, क्योंकि समीकरण लगातार बदलते रहते हैं। जैसे जैसे जहां समीकरण बदल रहे, बीजेपी लगातार फेज वाइज टिकटों का मंथन करके अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। अभी तक अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों की
की घोषणा कर दी है, जबकि किसी अन्य पार्टी ने इतने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है, जिसने अपने तकरीबन 170 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। लेकिन लगातार जो फाइट है उत्तर प्रदेश के अंदर वो सपा भाजपा के बीच में जिस तरीके से है, उसके बाद बीजेपी लगातार आगे अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से एक बार फिर से 300 प्लस सीट को जीता जा सके। इसी कड़ी में लगातार रणनीति बनाने का काम हो रहा है। चाहे अमित शाह के पिछले कैराना दौरे की बात करें, जहां उन्होंने जाके डोर टू डोर कैंपेन किया, और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन किया। अभी आने वाले दिनों में बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर डोर टू डोर कैंपेन लगातार करते हुए नजर आएंगे। मुमकिन जगह पर अपनी तैयारी पुख्ता इस वक्त बीजेपी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब बात करेंगे यूपी के पहले चरण के नामांकन जांच की। तो यूपी में पहले चरण के नामांकन की आज जांच होने जा रही है। प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। गलती पाए जाने पर नामांकन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। 27 जनवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। यूपी में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच यानी स्क्रूटनी होगी। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को स्क्रूटनी का काफी इंतजार है, क्योंकि नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। सूची में शामिल प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकेंगे। 27 जनवरी को नाम वापसी का आखिरी दिन होगा। साथ ही चुनाव चिन्ह का आवंटन भी होगा। तो आज का दिन काफी अहम है। आज का दिन कई प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, क्योंकि अगर नामांकन पत्र रद्द होता है तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में ये जो प्रक्रिया होती है बेहद महत्वपूर्ण और काफी मुश्किल भरी भी होती है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेंगे शैलेश अरोड़ा का। हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, कितनी महत्वपूर्ण आज की प्रक्रिया रहने वाली है और कब ये शुरू होगी और कब तक इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे, कब तक फाइनल सूची बाहर होगी? देखिए अनु, आज सुबह से ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगर बात करें आंकड़ों में, देखिए एक नज़र डालें तो देखें कि 10 तारीख को जब पहले चरण का मतदान होगा तो 58 सीटें हैं, उसमें पश्चिमी यूपी की हैं। और उसमें अगर हम देखते हैं तो 815 लोगों ने इसके लिए नामांकन कराया। 815 प्रत्याशी जो है वो कतार में लगे हैं। आज इनके नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 27 तारीख नामांकन वापसी की अंतिम तिथि भी है, यानी आज स्क्रूटनी में जिनके नामांकन पत्र में कोई गड़बड़ी मिलेगी तो उनके नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद जो नामांकन पत्र बनेंगे उनकी सूची सामने आ जाएगी, और उसमें से अगर कोई ये चाहता है कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। 27 तारीख तक के लिए इसमें समय दिया गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए नामांकन पत्रों की जो जाँच होगी पहले चरण की, तो उसमें निश्चित रूप से धड़कनें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जरा सी गलती की वजह से नामांकन पत्र खारिज हो सकता है, यानी जो उम्मीदवार जो प्रत्याशी है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया, और सबसे ज़्यादा अगर हम नामांकन की बात करते हैं, जो हमने 815 नामांकन की बात कही 58 सीटों पर, उनमें सबसे ज़्यादा नामांकन मथुरा से है, 27 नामांकन है देखिए वहाँ से। और इसके बाद अगर बात करें तो चाहे नोएडा हो, चाहे आगरा हो, गाजियाबाद हो, इन जगहों पर नामांकन जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में किए गए हैं। नोएडा की कई कुछ सीट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में नामांकन किए गए हैं। तो आज इनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद ये सामने आ जाएगा कि कितने नामांकन पत्र वैलिड पाए जाते हैं, यानी वैध हैं, जो लोग चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके नामांकन पत्र में कोई खामी नहीं है। और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। फिर ये देखा जाएगा 27 तारीख को कौन अपने नाम की वापसी करता है, और फाइनल इसके बाद 27 तारीख के बाद इनकी जो फाइनल सूची होगी वो सामने आ जाएगी कि इन 58 सीटों पर कितने प्रत्याशी हैं जो आगे 10 तारीख का जो मतदान होगा, यानी उसमें कौन कौन युद्ध में मिशन 2022 के शामिल होगा, कौन कौन सामने खड़ा होगा, और किस सीट पर कितने प्रत्याशी होंगे। इनमें देखिए कई वीआईपी सीट्स भी, अगर हम बात करें तो चाहे आप मथुरा की सीट की बात करें, कैबिनेट मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं फिलहाल प्रदेश सरकार में, वो भी इसी चरण में उनका भी मतदान है और लगातार वो अपने क्षेत्र में ही बने हुए हैं। इसके अलावा तमाम और लोग हैं, कई वीआईपी चेहरे हैं जो पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, जिनका नामांकन इसी चरण में है। जी बिल्कुल शैलेश, आप हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा। उधर लखनऊ की सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए राजनाथ सिंह की हरी झंडी का इंतजार है। रविवार को दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में हुआ सीटों पर मंथन, जहां तीसरे चरण में 16 और चौथे चरण के 20 उम्मीदवार घोषित होना अभी बाकी है। इन सीटों में राजधानी लखनऊ की भी 9 सीटें शामिल हैं।
तो अभी ये जो बाकी बची सीटें हैं इन पर सभी की निगाहें हैं। लखनऊ की सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए राजनाथ सिंह की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। रविवार को ही दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में इन सीटों पर मंथन हुआ था। तीसरे चरण की 16 सीटें हैं और चौथे चरण की 20 सीटें हैं। 20 उम्मीदवार हैं जिनके नामों की घोषणा होना अभी बाकी है। इन पर ज्यादा समय लग रहा है चर्चा होने में। इन सीटों में राजधानी लखनऊ की भी 9 सीटें अभी शामिल हैं। और शैलेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेश, राजनाथ सिंह की हरी झंडी का इंतजार इन खास सीटों पर आखिर क्यों किया जा रहा है और कौन सी मुख्य सीटें हैं, कौन से मुख्य दावेदार हैं जिन्हें लेकर अभी चर्चा जारी है? देखिए, अगर बात करें लखनऊ की तो रक्षा मंत्री भी हैं राजनाथ सिंह और यहाँ के सांसद भी हैं। लंबे समय तक अगर आप देखें तो लखनऊ से उनका जो राजनीतिक जुड़ाव है वो रहा है और अभी भी बना हुआ है। सांसद हैं यहाँ से, मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के वो। ऐसे में क्योंकि लखनऊ से जुड़े हैं, लखनऊ की जो आबो हवा है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ के जो सियासी मूड है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और सिर्फ अगर वोटर्स के लिहाज से भी बात करें तो देखिए, जिस समय चुनाव का समय होता है तो उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, आप एक चीज़ सबसे पहले बहुत अहम जो यहाँ की है, देखिए लखनऊ की जो पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम सभी तरह के वोटर हैं। मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में लखनऊ में है। लेकिन राजनाथ सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के तमाम धर्मगुरु हैं उनसे भी अच्छे संबंध हैं। तो कहीं ना कहीं किस प्रत्याशी की क्या स्थिति है, जमीनी रिपोर्ट की अगर बात करें तो वो राजनाथ सिंह के पास रहती है, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो इतने सरल तरीके से जब चाहे राजनाथ सिंह से मिल सकते हैं। विभिन्न वर्ग के लोग, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी संवर्ग के लोग हो, हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म के लोग उनसे सरलता से मिल लेते हैं और उनके मूड को राजनाथ सिंह जानते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो है वो ये जानना चाहता है कि आखिर अगर राजनाथ सिंह के लिहाज से देखें तो कौन से प्रत्याशी यहाँ के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं भाजपा के। वीआईपी सीट की अगर आप बात करते हैं, देखिए 9 विधानसभा सीटें हैं और यहीं से कैबिनेट मंत्री हैं ब्रजेश पाठक। अगर आप देखें लखनऊ मध्य से तो वो यहाँ पर इस समय है। इसके अलावा जो बाकी 8 सीटों की बात करते हैं तो एक सीट पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, उनकी पत्नी जो हैं वो एक सीट से वर्तमान में मौजूद अगर देखें विधायक है। अब योगी सरकार में ही राज्य मंत्री हैं स्वाति सिंह, वो भी लखनऊ की जो सरोजिनी नगर सीट है वहाँ से जीती थी 2017 का चुनाव। तो देखिए तमाम ये सीटें हैं और यहाँ के समीकरण हैं। एक सीट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सुरेश श्रीवास्तव जो विधायक थे उनका निधन हो गया था, तो उस सीट पर दोबारा उपचुनाव नहीं हुआ, वो सीट खाली है। यानी वहाँ पर ये तय है कि एक नए प्रत्याशी को उतारना है। तो ये जो 9 सीटों का समीकरण है इन पर खास तौर से मंथन देखिए हो चुका है। अब राजनाथ सिंह जो हैं उनसे भी मंथन चल रहा है कि फाइनल जो होगी लिस्ट कहीं ना कहीं उनके सुझाव से होगी कि किस सीट पर किसको उतारा जाए, किसको रिपीट करे। क्या कोई ऐसा भी मौजूदा विधायक है कि जिसको उतार कर नुकसान होगा। एक सीट इसमें ऐसी है जो अभी सपा के पास है, अगर हम बात करते हैं, जिस पर अमरीश पुष्कर जो हैं वो मोहनलालगंज की जब हम बात करते हैं वो मौजूदा विधायक, यानी 9 में 8 सीटें भाजपा की और एक सीट सपा के पास है। जिन पर देखना होगा कि कितनी जल्दी ऐलान हो जाता है उम्मीदवारों का। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। मतदान के चंद घंटे के बाद ही भाजपा को मिल जाएगा हर सीट का रुझान। जी हां, पन्ना प्रमुख की रिपोर्ट पर बूथ अध्यक्ष ऐप पर फीड करेंगे अपना डेटा, जहां फीड के आधार पर यह पता चल सकेगा कि कितने वोट भाजपा के पक्ष में पड़े हैं। भाजपा ने हर बूथ पर 21 सदस्य समिति का एक गठन किया है, जहां बूथ समिति के सदस्यों को ही पन्ना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में जहां जैसे ही वोटिंग खत्म होगी, मतदान के चंद घंटों के बाद ही भाजपा को यह रुझान पता चल जाएगा कि आखिर किस सीट पर क्या स्थिति है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल का माफिया और विधायक मुख्तार से मिलने रविवार को उनका बेटा उमर अंसारी जेल पहुंचा। पिता पुत्र के बीच तकरीबन 4 घंटे तक बातचीत हुई और जब मुख्तार का बेटा उमर अंसारी जेल से बाहर आया तो जेल प्रशासन पर पिता की हत्या की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगा दिए। मुख्तार से मिलकर जेल से बाहर निकले उमर ने कहा कि 2022 में योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल योगी सरकार में माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान क्लीन के तहत मुख्तार के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। उसकी कई 100 करोड़ की अवैध संपत्तियों को अब तक जब्त किया जा चुका है या फिर
अब तक उन पर शिकंजा कसा जा चुका है और उन्हें निस्तेनाबूद भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, मुख्तार को भी पंजाब की जेल से लाकर बांदा जेल में बंद किया गया है। उनके खिलाफ यूपी में दर्ज 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों की सुनवाई तेज हो चुकी है, जिनमें से कई केस अंतिम ट्रायल पर हैं और उनके कभी भी मुख्तार को उनमें सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे में जेल में बंद मुख्तार से मिलने पहुंचे उमर ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक जी से आज मुलाकात का क्रम ये रहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि मिलकर वकालतनामा साइन करा ले परिजन परिवार के कोई एक सदस्य या फिर अधिवक्ता। तो उसके क्रम में मैं आया था। विधायक जी से माननीय न्यायालय के लिए जो वकालतनामा लगना है वो साइन कराएं और मुहर वगैरह लग गई। विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ठंड लग गई है बुरी तरह और पोस्ट कोविड जितने ट्रीटमेंट्स उनको मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लखनऊ से खबर, जहां 2000 टीम घर घर तलाशेंगी अब कोविड रोगी। पोलियो अभियान की तर्ज पर ही आज से कोविड रोगियों की तलाश का अभियान भी शुरू होगा। हर टीम को तकरीबन 100 घर का लक्ष्य दिया गया है। पॉजिटिव आने वाले बीमार बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में हर घर में जाकर देखेंगे कि बुजुर्गों ने बूस्टर या फिर किशोरों के टीके का पहला डोज लिया गया है या नहीं। तो जहां वैक्सीनेशन और साथ ही कोविड टेस्टिंग की ये एक पूरी प्रक्रिया होगी। तो लखनऊ से जानकारी आपको दे रहे हैं, 2000 टीम घर घर तलाशेंगी अब कोविड रोगी। जिस तरह से पोलियो अभियान चलाया गया उसी तर्ज पर आज से कोविड रोगियों को तलाशने का ये अभियान शुरू हो रहा है। और अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। कुमाऊं से गढ़वाल तक बारिश और बर्फबारी हो रही है। लगातार खराब मौसम से तापमान में गिरावट जारी है। प्रदेश में अगले 24 घंटे और भी मुश्किल भरे रहने वाले हैं। बर्फबारी से खुश नजर आ रहे हैं जहां उत्तराखंड के सैलानी, तो वहीं उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारी बर्फबारी उत्तराखंड में आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी बन गई। आपके सामने ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा, मसूरी, नैनीताल और जोशीमठ, टिहरी और विकासनगर की ये तस्वीरें हैं जहां भव्य नजारा तो दिख ही रहा है। बेहद खूबसूरत ये बर्फबारी देखने में लग रही है। सैलानियों के लिए भी ये खुशियां लेकर आई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्या इससे बढ़ जाती है। जो रोजमर्रा के काम है उन्हें करने में दिक्कत आती है। लेकिन जो लोग बर्फबारी देखने की चाहत में मैदानी इलाकों से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं उनके लिए ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चेहरे पर खुशी लाने वाली हैं।